देखो भाई, आज हम बात करेंगे DMLT सेकेंड ईयर का टॉपिक है। ये बायोकेमिस्ट्री में आएगा, ठीक है ना। और ये बायोकेमिस्ट्री भी वो किस में आती है, पेपर फर्स्ट में आती है। DMLT सेकेंड ईयर का पेपर फर्स्ट है। पेपर फर्स्ट में भी क्या है, बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक है। वो टॉपिक नंबर 12। टॉपिक का नाम है अल्ट्रा वायोलेट एंड विजिबल लाइट स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है ना। तो पहले अल्ट्रा वायोलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी देख लें, ठीक है ना। विजिबल लाइट स्पेक्ट्रोस्कोपी बाद में देखेंगे, पहले अल्ट्रा वायोलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आ जाओ। ये एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। ये क्या होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कह सकते हैं इंग्लिश, जिनकी तरंग दैर्ध्य 100 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर होती है, ठीक है। 100 से 400 नैनोमीटर। यह बैंगनी रंग की रोशनी से छोटी तरंग दैर्ध्य की होती है, ठीक है ना। यह बैंगनी रंग की रोशनी से छोटी तरंग दैर्ध्य की होती है और मानव अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते, ठीक है ना। अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी की जो तरंगें हैं उन्हें हम न्यूड आँखों से नहीं देख सकते। अब इसके आ जाओ टाइप में। अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी के भी टाइप है। UVA मतलब अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी, अल्ट्रावायलेट सी। तो पहले ये में आ जाओ। ये 315 से 400 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य की होती है। ये सबसे बड़ी किरणें होती हैं, त्वचा को गहराई तक प्रभावित कर सकती हैं। जैसा कि ये सूर्य से जो किरणें निकलती हैं ना, धूप में रहने से तुमने देखी हुई किसी की हाइपर पिगमेंटेशन हो जाती है, ये बोलते हैं टैनिंग होगी फेस पे, वो इन्हीं किरणों के द्वारा होती है, ठीक है ना। वो स्किन के अंदर भी अब्जॉर्ब हो जाती हैं और नुकसान पहुंचाती हैं उनको। इसलिए हो सके तो गर्मियों के टाइम पर अगर तुम बाहर जाते हो धूप में तो सनस्क्रीन क्रीम यूज करनी चाहिए। ये अल्ट्रावायलेट बी श्रेणी में, इसमें है 280 से 315, ठीक है ना। 280 से 315 नैनोमीटर के बीच में होती है। ये DNA को डैमेज कर सकते हैं। विटामिन डी सिंथेसिस, ये भी सूर्य से की किरणों से हमें मिलती है। अब विटामिन डी सिंथेसिस कैसे, तुमने सुनी होगी धूप में बैठ के हमें विटामिन डी सिंथेसिस बनाती हैं। तो अगर हम धूप में बैठ जाएंगे सुबह सुबह की में, तो ये इससे हमें फ़ायदा देती है, ठीक है ना। सूरज की जो धूप रहती है सुबह सुबह की, ज़्यादा दोपहर के टाइम में जाओगे, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी तो वो तो नुकसान करेगी, तो ठीक है ना। अल्ट्रावायलेट सी, ये 100 से 280 नैनोमीटर के बीच होती हैं। सबसे शक्तिशाली जर्मिसाइडल इफेक्ट, मतलब कि ये जर्मिसाइडल इफेक्ट के लिए सबसे शक्तिशाली हो सकती है। नॉर्मली तो सबसे शक्तिशाली नहीं, क्योंकि जब इनकी पावर 100 से 280 नैनोमीटर, तो ये सबसे शक्तिशाली तो हो ही नहीं सकती। सबसे शक्तिशाली तो ये होनी चाहिए 315 से 400 नैनोमीटर, ठीक है ना। अब आ जाओ सोर्स, मतलब कहाँ से मिलती है। तो प्राकृतिक सूर्य से मिल जाती हैं, जो मैंने अभी बताई है, ठीक है ना। कृत्रिम भी मिल सकती हैं, अल्ट्रावायलेट लैंप से, मरकरी से, LED से, ब्लैक लाइट ट्यूब से, ठीक है। इन चीज़ से मिल सकती हैं। अब आ जाओ उपयोग क्या क्या होते हैं इनके अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी के। तो नंबर 1 माइक्रोबायोलॉजी में स्टरलाइजेशन। माइक्रोबायोलॉजी में स्टरलाइजेशन का मतलब है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको किल करने में ये काम होती हैं। जैसे मान लो हमें लग रहा है कि कोई हमारा कपड़ा मान लो गीला गीला सा है, वो हमें लग रहा है उसमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बन गए हैं, तो उसको तुम धूप में डाल दो, उसमें कुछ छोटे छोटे कीड़ा वगैरह कुछ बने होंगे, माइक्रो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस वगैरह, वो सब मर जाएंगे, धूप उन्हें मार देगी, ठीक है ना। ये मेडिकल लाइन में भी इसका प्रोसीजर होता है। जैसे ऑपरेशन से पहले जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको स्टरलाइज किया जाता है, ठीक है। तो उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारा जाता है, ठीक। वैसे माइक्रोबायोलॉजी में देखिए ये लिखी है वही बात है। आगे लिख रहा हूँ माइक्रोबियल ससेप्टिबिलिटी टेस्ट। इसका जो यूज है माइक्रोबियल ससेप्टिबिलिटी टेस्ट में भी यूज करते हैं। ये क्या है, ये ऐसे कि मान के चलो जो एंटीबायोटिक दवाई वगैरह होती है ना, और वो मान लो कभी कभी शरीर पर काम नहीं करती हैं, तो वो कितना शरीर पर काम कर रही हैं या नहीं कर रही, इस चीज़ को जांच करने के लिए ये टेस्ट होता है, ठीक है ना। अब जैसे तुम्हें मान लो TB हुई किसी मरीज को, और उसकी TB की दवाई चली, उसने मान लो 6 महीने की दवाई खानी थी, उसने 2 महीने खा के बंद कर दी, तो जो बैक्टीरिया हो वो एंटीबायोटिक के प्रति रेसिस्टेंट कर गए, मतलब
बेशर्म हो गया, ऐसे मान के चलो, वो दवाई उस बैक्टीरिया पर काम नहीं कर रही। फिर हम उस मरीज पे जो है इस उसको एंटीबायोटिक को टेस्ट करेंगे कि ये कितने हद तक मरीज पे काम कर रही है उस बैक्टीरिया पर, ठीक है ना। तो इसी को बोलते हैं माइक्रोबियल ससेप्टिबिलिटी टेस्ट। आ गया डीएनए डैमेज मैकेनिज्म। ये डीएनए को जो है डीएनए का जो काम करने का सिस्टम है उसको भी डैमेज करती है, जिसमें थायमीन या डाइमर, क्या है थायमीन डाइमर बनाना, डाइमर, हाँ थायमीन डाइमर होते हैं, थायमीन वो कई सारे होते हैं, 3-4 होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, ठीक है ना। इनको ये कुछ डैमेज वगैरह करती है। बायोकेमिस्ट्री में क्या यूज है इसको, तो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, इसको 2 भागों में बांटा गया। एक तो न्यूक्लियस 260 नैनोमीटर पे, प्रोटीन को 280 नैनोमीटर पे, मतलब कुछ करती होगी, या मेरे को तो मालूम नहीं, मैंने जहाँ से बनाई मैंने तो जैसे मिले वैसे नोट्स बना ली, ठीक। आ गया प्रोटीन प्यूरीफाई चेक, ये प्रोटीन को प्यूरीफाई चेक करती है। और तीसरे नंबर पे एंजाइम काइनेटिक और डीएनए क्वांटिफिकेशन। एंजाइम काइनेटिक बोला एंजाइम में कुछ काम करती है, और डीएनए की क्वांटिफिकेशन में भी काम करती है। और उपयोग बायोकेमिस्ट्री में इसके उपयोग देखें तो पैथोलॉजी में सोरियासिस में, एक्जिमा के इलाज में, और डिसइंफेक्शन जैसे हॉस्पिटल आईसीयू में काम करती, जैसे फर्श टाइल्स वगैरह जो साफ करते हैं, मेज वे दरवाजे वगैरह। डायग्नोस्टिक टूल्स में माइक्रोस्कोपी एंड डीएनए के रूप में इसको यूज करते हैं, ठीक। और अब आगे आ जाओ दूसरे पेज में। अब आगे पढ़ेंगे हम विजिबल लाइट स्पेक्ट्रोस्कोपी। एक तो हमने पढ़ी अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी, अब पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन इसका। विजिबल लाइट स्पेक्ट्रोस्कोपी किसी पदार्थ की प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता का अध्ययन करना। किसी पदार्थ की प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता का अध्ययन करना क्या कहलाता है, विजिबल लाइट स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाता है। खासकर किसका अध्ययन, खासकर 400 से 700 नैनोमीटर की रेंज में, ठीक है ना। यह तकनीक मुख्य रूप से रासायनिक, यौगिक, केमिकल कंपाउंड कह सकते हैं की पहचान, सांद्रता माध्यम मतलब आइडेंटिफाई, कंसंट्रेशन मीडियम और कलर के लिए किया जाता है, ठीक। अब आगे लिख रहे हैं जब कोई पदार्थ दृश्य प्रकाश मतलब विजिबल लाइट के संपर्क में आता है तो वह प्रकाश की तरंगदैर्ध्य को अवशोषित करता है, ठीक है। जो तरंगें अवशोषित हैं या हो जाती हैं वो उनके विकार आणविक व या रासायनिक संरचना से संबंध होती है। यहाँ पे इसमें बोल लो जो तरंगें अवशोषित हैं ये अवशोषित हो जाती हैं, ये मान के चलो, वो उनके आणविक और रासायनिक संरचना से संबंध होती हैं। कहीं कहीं पे लैंग्वेज थोड़ी ऐसी उटपटांग सी लगी है, पर थोड़ी बहुत चलो समझ में तो आ रही है। अब आ जाए इसके घटक या कॉम्पोनेंट्स। स्पेक्ट्रोमीटर के घटक है ये। इसमें एक तो होता है मोनोक्रोमेटर, इसमें बोल रहा अलग अलग तरंग दैर्ध्य को चुनने के लिए होता है मोनोक्रोमेटर, ठीक है। लाइट सोर्स टंगिस्टन लैंप होता है इसमें दृश्य क्षेत्र के लिए, जो एरिया को दिखाएगा उसके लिए। क्यूवेट सैंपल रखने के लिए पारदर्शी होता है। डिटेक्टर अवशोषित प्रकाश की मात्रा को नापना, अवशोषित प्रकाश की मात्रा को नापना, अवशोषित प्रकाश की मात्रा को, जो मतलब लाइट या प्रकाश है उसको एब्जॉर्ब करो, उसको नापता डिटेक्टर, ठीक। रिकॉर्डिंग सिस्टम डाटा देखना, इसमें डाटा देखते, ये स्पेक्ट्रोमीटर की वो है कंपोनेंट, ठीक है। अब इसका उपयोग और देख लो। माइक्रोबायोलॉजी में क्या उपयोग है इसको, बैक्टीरियल ग्रोथ नापना 600 नैनोमीटर पर, एंजाइम रिएक्शन की स्टडी करना, डीएनए आरएनए की कंसंट्रेशन मापना 260 से 280 नैनोमीटर पर। बायोकेमिस्ट्री में क्या यूज है इसकी, प्रोटीन सांद्रता मतलब प्रोटीन कंसंट्रेशन मेजरमेंट करना, जिसमें जैसे ब्रेड फूड बायोरेट, ये लिखो, हो सकता है ये बायोरेट विधि द्वारा
ब्रीड फूड में नापते होंगे कुछ प्रोटीन की सांद्रता, पर ब्रीड फूड में तो प्रोटीन होती नहीं है शायद मेरे साथ। अब जो भी है मैं तो ऐसी बना लिया, मेरे को तो ज़्यादा जानकारी है नहीं, जैसे मिले नोट्स वैसे ही बनाए थे। एंजाइम एक्टिविटी मापना, मतलब एंजाइम अपना काम सही कर रहे हैं नहीं, कितनी उससे कर रहे हैं ये नापना, ठीक। क्लोरोफिल कैरोटीन की जांच करना। फूड मेटाबॉलिक एनालिसिस। आगे है लाभ, जल्दी, सरल व कम लागत। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से क्या क्या फ़ायदा हो जाएंगे, जल्दी काम हो जाएगा, सरल हो जाएगा, कम लागत पर होगा। नॉन डिस्ट्रक्टिव, कोई नुकसान नहीं होने का मतलब ये कहना चाह रहा हूँ। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों में उपयोग है। सीमाएँ, इसकी लिमिट्स क्या हैं। रंगीन यौगिक पर सीमित प्रभावी, और वो रंगहीन यौगिक है कंपाउंड है तो उस पर ज़्यादा प्रभावी नहीं है। सटीकता के लिए उच्च गुणवत्ता वाले यंत्र, मतलब अगर तुम्हें एकदम एक्यूरेसी चाहिए, प्रिसाइज रिजल्ट चाहिए तो क्या है, हाई क्वालिटी के तो इंस्ट्रूमेंट मंगाने पड़ेंगे। सोलवेंट है क्या, शायद गलत लिख दी मैंने, सोलवेंट भी हो सकता है। सोलवेंट व यंत्र की सुरक्षा, शुद्धता, मापन प्रभावित। सोलवेंट हो, सोलवेंट और इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, की शुद्धता मापन प्रभावित कर सकता है। अच्छी है, सोलवेंट व यंत्र की शुद्धता मापन प्रभावित कर सकता है। चलो अब इसको इतने रहने दो। दूसरी भाषा में भी मैं एक है टॉपिक दूसरी तरीके से और बना के दिखाऊंगा ये, ठीक है। अब इसको बंद करते हैं।